हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट कंसेप्ट टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वो 3 मेथड कौन कौन से थे? परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड एंड जो लास्ट मेथड था वो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड 3 टाइप्स का होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मींस कि टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने के लिए उस पर कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्शल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस मेथड। तो इस मेथड की 3 टाइप्स होती है अकॉर्डिंग टू मार्शल। फर्स्ट है हाई इलास्टिक डिमांड, सेकंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड थर्ड है इन इलास्टिक डिमांड। देखो फर्स्ट टाइप कौन सी है? हाई इलास्टिक डिमांड, सेकंड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड थर्ड है इन इलास्टिक डिमांड। हाई इलास्टिक डिमांड मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1 एंड इन इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ओके, अब देखो हाई इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइसेस में चेंज होते हैं तो उससे डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो होती है हाई इलास्टिक डिमांड। अब देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही क्या है डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। मींस जिस प्रोपोर्शन से, जिस रेशियो से प्राइस में चेंजेस होंगे उसी रेशियो में क्या है डिमांड में चेंजेस होंगे। तो वो होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड जो लास्ट थर्ड है इन इलास्टिक डिमांड मींस कि जब प्राइसेस में चेंज होते हैं तो डिमांड पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो होती है इन इलास्टिक डिमांड। तो फर्स्टली हम हाई इलास्टिक डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हाई इलास्टिक डिमांड? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट्स टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। मींस इसमें क्या होता है कि जब प्राइसेस, कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में हम कुल खर्च कितना करेंगे उस कमोडिटी पर, तो वो क्या है डिक्रीज होता है। और जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? हाई इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है और जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। मींस प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मींस ऑपोजिट रिलेशन। जैसे हमने डिमांड के कंसेप्ट में किया था, प्राइस एंड डिमांड में रिलेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर भुजिया की पैकेट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 1 पैकेट भुजिया के 1 पैकेट का प्राइस कितना है? 90 रुपीज। एक पैकेट भुजिया का एक पैकेट का 1 किलोग्राम पैकेट का जो प्राइस है वो कितना है? 90 रुपीज, ठीक है। 1 किलोग्राम पैकेट का जो प्राइस है वो है 90 रुपीज, ठीक है। और इसकी जो पैकेट की टोटल डिमांड कितनी है? 400 किलोग्राम। तो अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है तो 90 को टोटल एक्सपेंडिचर मींस जो प्राइस है और जो टोटल डिमांड की गई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 90 मल्टीप्लाई 400, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा? 3600 किलोग्राम।
मीन्स कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि अगर भुजिया के पैकेट का प्राइस 90 रुपीज है, देन उस टाइम पे जो डिमांड है वो 400 किलोग्राम होगी, तो इसीलिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 3600 हो जाएगा। ओके, अगर देखो इसके ऑपोजिट लेते हैं हम कि अगर बिस्किट के भुजिया के पैकेट का जो प्राइस है वो 90 से कम होके 80 हो जाता है। ठीक है, पैकेट का जो प्राइस है वो कितना है, 80 रुपीज पर पैकेट का। 1 किलोग्राम पैकेट का जो प्राइस है वो कितना है, 80 रुपीज। ठीक है, और जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे हम 400 किलोग्राम डिमांड कर रहे थे, अब क्या है, प्राइस डिक्रीज हो गया पैकेट का, तो इसीलिए जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, 500। ओके, या फिर आप लिख सकते हो 550 किलोग्राम। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 550। अब देखो अगर हम इसको यहाँ पे हम 500 की एग्जांपल लेते हैं, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 4000 हो जाएगा। मीन्स कि देखो जब प्राइस 90 रुपीज था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो एक्सपेंडिचर हम भुजिया के पैकेट पे कितना खर्च कर रहे थे वो था 3600। ठीक है, और जब देखो पैकेट का प्राइस डिक्रीज हो गया, ठीक है, पहले 1 किलोग्राम पैकेट का प्राइस 90 रुपीज था, बट वो डिक्रीज होके 80 रुपीज हो गया, तो जो डिमांड है उसमें भी क्या है, फर्क हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड के इंक्रीज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जो पहले टोटल एक्सपेंडिचर वो हमारा था 3600 और अब कितना है 4000। मीन्स कि प्राइस के इंक्रीज होने से, प्राइस के डिक्रीज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या डिक्रीज हो जाता है, और अगर प्राइस 80 से 90 होता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो हम क्या है, कमोडिटी की डिमांड करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भुजिया का पैकेट का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो हमारे लिए इतना कंपल्सरी नहीं है कि हम उसकी ज्यादा डिमांड करें, तो इसीलिए क्या करेंगे कि डिमांड कम हो जाएगी। ये होती है हाई इलास्टिक डिमांड, कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाते हैं, और जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। क्लियर है? अब देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस में चेंजेस होता है उसी अकॉर्डिंग, उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में क्या है, डिमांड में चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक में कि जब प्राइस में स्मॉल इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब प्राइस थोड़ा सा अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रिमेन सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अब देखो वो कैसे, कि अगर सपोज बोटल्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बोटल्स का जो बोतल का 1 बोतल का प्राइस कितना है, 10 रुपीज। प्राइस ऑफ बोटल इज 10 रुपीज। क्लियर है? बोतल का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज, और जो टोटल डिमांड है बोटल्स की वो कितनी है, 400। क्लियर है? अब देखो बोतल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है और टोटल डिमांड है जो बोटल्स की वो कितनी है, 400। देन टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर 4000। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 400 इक्वल 4000। अगर देखो बोतल का जो प्राइस है वो 10 से 8 रुपीज हो जाता है, 10 रुपीज से 8 रुपीज हो जाता है, मीन्स बोतल का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो गया, उसमें स्मॉल डिक्रीज हुआ है प्राइस। ठीक है, तो जो डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, लाइक 500। ठीक है, पहले प्राइस था बोतल का 10 रुपीज, देन उस टाइम पे डिमांड 400 बोटल्स की थी, बट अब क्या है, प्राइस 8 रुपीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और डिमांड कितनी है, 500। ठीक है, अब 500 डिमांड है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा,
8 मल्टीप्लाई 500 इक्वल 4000। अब देखो यहाँ पे भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4000, और यहाँ पर भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4000। मींस यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइसेस में स्मॉल इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, प्राइस यहाँ तो थोड़ा सा कम होता है, यहाँ इंक्रीज होता है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है। अब यहाँ पे अगर प्राइस 10 रुपीज है तब भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 4000 है, और अगर प्राइस 8 रुपीज हो जाता है देन उस टाइम पे भी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4000। इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है इक्वल 1। अब देखो जो लास्ट टाइप है वो कौन सी टाइप है, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, कि प्राइस में चेंजेस होने से जो डिमांड है उस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस की बात कर रहे हैं कि अगर कमोडिटी का प्राइस क्या है इंक्रीज होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होता है कोई भी कमोडिटी का, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर कमोडिटी का प्राइस क्या है कम हो जाता है, ठीक है, स्मॉल डिक्रीज इन प्राइस, देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो रिड्यूस, तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है कम हो जाता है। मींस कि अगर प्राइस कम हुआ है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा, और अगर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता है जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर हम साल्ट की एग्जांपल लेते हैं, साल्ट की अगर हम एग्जांपल लें तो जो प्राइस ऑफ साल्ट इज 10 रुपीज, ठीक है, जो साल्ट का प्राइस है वो कितना है 10 रुपीज, 1 पैकेट साल्ट का प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है, और उसकी जो डिमांड है टोटल वो कितनी है 100 यूनिट्स, मीन्स कि हम 100 पैकेट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल 10 मल्टीप्लाई 100 1000, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 1000। अगर जो साल्ट का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, 10 से 8 हो जाता है, तो जो डिमांड है साल्ट की वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे 100 यूनिट्स कर रहे थे तो अब इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 110 यूनिट्स। अब देखो प्राइस की डिक्रीज होने से डिमांड क्या है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, मींस 10 यूनिट इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि जो साल्ट है उसका हम लिमिटेड यूज करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 110 880 यूनिट्स। अब देखो कि प्राइस पहले सॉल्ट का कितना था 10 रुपीज, साल्ट का प्राइस पहले 10 रुपीज था, देन उस टाइम पे जो डिमांड थी वो 100 यूनिट्स की हम डिमांड कर रहे थे, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो था 1000। ओके, अब देखो अगर साल्ट का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है कम हो जाएगा। मींस प्राइस इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, और प्राइस डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 880। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, जैसे कि प्राइसेस 10 से 8 हो गया, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगा 880। ठीक है, अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, प्राइस पहले 8 था, ठीक है, साल्ट के एक पैकेट का प्राइस 8 रुपीज था। अब देखो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है 10 रुपीज हो जाता है, साल्ट के एक पैकेट का प्राइस अगर 10 रुपीज हो जाता है, तो जो डिमांड है वो कितनी है कम हो जाएगी। ठीक है, कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 8 था,
तो हम ज्यादा डिमांड कर रहे थे, ठीक है, बट अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम क्या है डिमांड को कम कर देंगे, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है 1000 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है और प्राइस के इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर अगर इसके कंपेयर में देखें तो वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। तो ये है दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। तो ये थी 3 टाइप्स जिससे हम टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जो हाई इलास्टिक डिमांड है, हाई इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जो प्राइस है, ठीक है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हाईली इलास्टिक डिमांड में जो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि जो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन इनवर्स होता है। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जो प्राइस है और टोटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। सेम डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाता है, जैसे हमने साल्ट के एग्जाम्पल में किया है। ओके, एंड यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस में चेंज होगा उसी प्रपोर्शन में जो डिमांड है वो चेंज होती है। और इसमें क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक में कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहती है, जैसे हमने बोटल्स की एग्जांपल में किया था। तो ये थी 3 टाइप्स जिससे हम क्या है टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो आपकी बुक में एक न्यूमेरिक्स दिया हुआ है, न्यूमेरिकल से अगर हम एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल लेते हैं, if the price of commodity 11 rupees per unit, then its demand is 8 units। अब देखो कि अगर कोई भी कोमोडिटी है उसका प्राइस है 11 रुपीज, ठीक है, 1 यूनिट लेंगे तो उसका प्राइस कितना होगा 11 रुपीज। तो कोमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना है 11 रुपीज, और जो टोटल डिमांड है वो कितनी है 8 यूनिट्स, मीन्स हमने 8 यूनिट्स उसकी परचेज की है। डिमांड 8 यूनिट्स। अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस 11 रुपीज है देन हम उसकी 8 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, मतलब 8 क्वांटिटी हम बिस्किट्स के पैकेट को परचेज कर रहे हैं। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, कुल खर्च उस पे कितना किया बिस्किट के पैकेट पे 11 × 8 इक्वल 88 यूनिट्स। तो ये क्या है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। सपोज कि अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस क्या है डिक्रीज हो जाता है, प्राइस कितना हो जाता है 8 रुपीज, एक पैकेट का प्राइस 8 रुपीज है और जो डिमांड है वो कितनी है 11 यूनिट्स। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल 11 × 8 88 यूनिट्स। तो ये किस टाइप की इलास्टिसिटी है, हाई इलास्टिक डिमांड। हाई इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइसेस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है दोनों कंडीशंस में सेम होगा। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी की कौन सी क्लास है, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंजेस आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आता, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अब देखो कि अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस पहले 11 रुपीज था तो हम उसकी 8 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं उस पे 11 × 8 88 यूनिट्स। अब देखो कि अगर प्राइस है बिस्किट के पैकेट का वो 8 रुपीज हो जाता है, डिक्रीज होके 11 से 8 रुपीज हो जाता है, कम हो गया। तो देखो जो डिमांड है वो क्या है हमारी इंक्रीज हो जाएगी, पहले हम 8 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, अब हम डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, 11 पैकेट्स की डिमांड करेंगे।
तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है 11 × 8 इक्वल 88 यूनिट्स। तो ये कौन सी क्लास होगी इलास्टिसिटी की? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल 1। क्लियर है? तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड होती, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है या टोटल आउटले मेथड है इसमें क्या होता है कि हमें इलास्टिसिटी जो डिमांड है उसकी क्लास के बारे में डिफाइन किया होता है। ठीक है, क्लास मतलब कि कौन सी क्लास है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमें फाइंड करनी है तो वो हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इक्वल 1 है या फिर लेस देन 1 है। बट हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं दिया होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो उसका एग्जैक्ट डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू शो नहीं की होती है, जस्ट हमें इलास्टिसिटी की क्लास के बारे में डिफाइन किया होता है कि जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है या हाई इलास्टिक डिमांड है और इन इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स affecting price elasticity of demand। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, द नेचर ऑफ कमोडिटी इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो नेचर ऑफ कमोडिटी में हम 3 टाइप्स की कमोडिटी डिफाइन करेंगे। फर्स्ट नेसेसरी गुड्स। देखो नेसेसरी गुड्स जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है, लाइक जैसे मेडिसिन हो गई, व्हीट, ग्रेन, ठीक है, तो ये सब क्या है, बटन्स वगैरह, ये हमारी लाइफ के लिए नेसेसरीज है, नेसेसरीज गुड्स है। मीन्स कि अगर इनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब भी हम अपने कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो क्या है, कम हो जाती है। बट नेसेसरी गुड्स के लिए डिमांड कम नहीं होती है, क्योंकि नेसेसरी गुड्स हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है। अब देखो ग्रेन है, जैसे अनाज है, वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, तो अगर उनका प्राइस, मेडिसिन वगैरह, अगर उनका प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा तब भी हम उनकी कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, कंजम्पशन जरूर करेंगे, कंजम्पशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। मीन्स कि नेसेसरी गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा। मीन्स हम अपनी जो डिमांड है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, ज्यादा कम नहीं करेंगे। ज्यादा कम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुड्स हमारे लिए नेसेसरी है, इनके बिना हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए नेसेसरी गुड्स के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी, मीन्स इन इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट है कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स जो मतलब कि हमें कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है लाइफ में, लाइक जैसे कि सोफा, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन। ठीक है, तो अगर इनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जिस प्रोपोर्शन में इनका प्राइस इंक्रीज होगा, जिस रेशियो में इनका प्राइस इंक्रीज होगा कूलर वगैरह का, तो उसी पोर्शन में क्या है, उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में क्या है कि जो डिमांड है वो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो कंफर्ट गुड्स हैं प्राइस में जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, जिस रेशियो में चेंज होगा, डिमांड में भी उसी रेशियो में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए इतना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो कंफर्ट गुड्स हैं इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल 1 होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी। नेक्स्ट है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स लाइक कार, एसी, ठीक है, ज्वेलरी। तो अगर इनका प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है, कार का प्राइस सपोज इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो डिमांड है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर कार का प्राइस सपोज 50,000 रुपीज था और वो इंक्रीज होके 1 लाख रुपीज हो गया या 80,000 रुपीज हो गया, तो जो डिमांड है वो क्या है, कम हो जाएगी। मीन्स डिमांड पे बहुत
ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए जो लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, मीन हाई इलास्टिक होगी। हाई इलास्टिक में हमने क्या देखा था कि अगर प्राइस में चेंजेस होंगे तो डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इन इलास्टिक में क्या देखा था कि अगर प्राइस में चेंजेस होंगे तो जो डिमांड है उस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या देखा था कि जिस रेशो में, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज होगा। तो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल 1 होगी। तो ये था नेचर ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं कि जिसका हम क्या है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम सेकंड कमोडिटी का यूज करना शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे कि हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड में किया था, टी एंड कॉफी की एग्जांपल ली थी। तो जो टी एंड कॉफी वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट मींस चेंज। अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, कॉफी का यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टी एंड कॉफी से दोनों से हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वली प्रोवाइड होती है। तो देखो अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो टी के लिए डिमांड है कंज्यूमर की वो क्या है, कम हो जाएगी, मींस डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी की डिमांड करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, क्योंकि अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो टी की जो डिमांड है वो क्या है, कम हो जाती है। हम क्या कॉफी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों बोथ ऑफ गुड्स प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब देखो अगर इसकी ऑपोजिट लेते हैं कि अगर हमारे पास गुड्स हैं जो वो सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक जैसे वीट है, ठीक है, तो वीट को तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वीट की तो हमें जरूरत है क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसरी है। तो जिन गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट चेंज करके अनदर गुड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन हमें वीट प्रोवाइड करवाएगी वो सेटिस्फेक्शन हमें कोई और कमोडिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो इसीलिए अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, अगर ओनली हमारे पास सिंगल गुड होती है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि प्राइस के इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा नहीं कम होगी। ज्यादा क्यों नहीं कम होगी, क्योंकि वो हमारे पास वीट क्या है, ओनली एक गुड है और इसको रिप्लेस करके हम अनदर गुड को यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हमारे पास गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होती हैं तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, लेस देन 1। अगर गुड्स हमारे पास सब्स्टिट्यूट होती है, मींस जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मींस कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके हम डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो सम कमोडिटीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी है उसका अल्टरनेटिव यूज होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए उसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या है कि फैन वगैरह हम ऑन कर सकते हैं, लाइट वगैरह इजीली यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए भी किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। बट देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क में जो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वर्क में, तो वो क्या है, यूज कम कर दिया जाता है। मींस इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज होने से उसकी जो डिमांड है, ठीक है, वो क्या है, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज सिर्फ क्या है, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी वर्क है, ठीक है, उनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। लाइक जैसे कि लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, कुकिंग के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। तो अल्टरनेटिव यूजेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है पोस्टपोन ऑफ गुड्स। अब देखो पोस्टपोन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं कि अगर लाइक जैसे कि कोई भी कंज्यूमर है उसने कार परचेज करनी है, ठीक है, तो अगर कार का प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या है, कार के लिए जो अपनी डिमांड है उसको पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि उसके लिए इतना कंपल्सरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम में जब प्राइस इंक्रीज है कार का उसी टाइम पे वो
कार की डिमांड करे, तो इसीलिए वो कार की जो डिमांड है उसको पोस्टपोन कर देता है, ठीक है। मीन्स कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1, कि अगर कार का प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो डिमांड है वो क्या है, उसने पोस्टपोन कर दी, मीन्स वो कार के लिए डिमांड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अब देखो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं मतलब कि जिसके लिए कंज्यूमर की क्या है, आदत बन जाती है, हैबिट, लाइक जैसे कि कुछ लाइक जैसे सिगरेट वगैरह होगी तो कंज्यूमर क्या है, कुछ कंज्यूमर क्या है कि उनका रेगुलर यूज करते हैं, तो एक तरफ से उनकी क्या है, हैबिट बन जाती है। अगर सिगरेट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब भी कंज्यूमर अपनी डिमांड को डिक्रीज नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1, ठीक है। मीन्स इन इलास्टिक डिमांड होगी। इन इलास्टिक क्यों, इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का मीनिंग क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो जो डिमांड है उस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, कि अगर देखो सिगरेट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब भी कंज्यूमर क्या है, अपनी डिमांड को डिक्रीज नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, लेस देन 1। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे टाइम पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है कि अगर प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या है, कंज्यूमर की डिमांड में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसीलिए अगर प्राइस इंक्रीज होता है तब भी जो डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन 1, मीन्स प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ता है। बट इसके ऑपोजिट लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंज्यूमर अगर एक ही कमोडिटी का कंटिन्यूसली यूज करता है तो उसके लिए उसकी जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो कम हो जाती है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम पीरियड में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन, कि प्राइसेस में चेंज आने से जो डिमांड है वो क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स।